राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही राजस्थान का सियासी पारा भी इस समय चढ़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। इसकी बानगी गुरुवार को भी देखने को मिली। जानकारी मिली है कि सचिन पायलट के सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर उनके सबसे खास 8 विधायकों की आज बैठक हुई है। इसमें पायलट के खास माने जाने वाले युवा नेता और परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, विश्वेंद्र सिंह, पीआर मीणा, मुकेश कुमार जैसे नेता शामिल हुए हैं। लिहाजा अब सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस बैठक ने सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और भी तेज कर दिया है। आपको बता दें कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है, फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने जरूर दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट के घर पर हुई ये 8 विधायकों की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट पार्टी नेतृत्व से सुलह कमेटी की ओर से मुद्दे ना सुलझाने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अभी भी नाराज चल रहे हैं, साथ ही पार्टी आलाकमान से भी काफी खफा हैं। तो क्या सिंधिया जितिन के बाद अब सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो तस्वीर बनी है उससे तो यही लगता है कि पार्टी के भीतर कलह अपने चरम पर है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच लंबे समय से चल रही कलह अब सामने आ गई है। इस पर कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश की प्रतिक्रिया सामने आई। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। पायलट साहब से कल का प्रोग्राम के लिए गया था, उनकी पुण्यतिथि पायलट साहब की, उनको आमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन पायलट साहब ने कहा कोरोना का समय है, इस समय कुछ नहीं कर सकते। नहीं कहीं नहीं हुआ, उमस हो रही है इस समय, तो कहाँ तूफान आएगा, इस समय कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड धीरे धीरे बिखरने लगी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सचिन पायलट के छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सचिन पायलट ने अपने घर पर 8 विधायकों के साथ बैठक की है। इस पर कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। और आज हम लोग काफी दिनों से अपने सेक्टर में थे, तो मिलने का वक्त मांगा हुआ था। आज पायलट साहब से मुलाकात हुई है और मुख्य तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, बार बार जो कोरोना में लोगों को परेशानी हुई, उसको लेकर जो कल का कार्यक्रम है पार्टी का, उसमें सब लोग मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बोला है। तो उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोगों की चर्चा हुई। मुकेश जी, कल एक और कार्यक्रम भी होगा ना, राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है। हाँ, पायलट साहब की जो पुण्यतिथि है 11 तारीख को, हर बार उसमें जिस तरह से कार्यक्रम होता है उसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में लोग श्रद्धांजलि सभा जिस तरह से कार्यक्रम रखते हैं वो हमेशा की तरह वो रहेगा। आप जाएंगे क्या भंडाना और दौसा के लोग करेंगे कार्यक्रम, हम लोग अपने अपने जिलों में करेंगे, अपने अपने ब्लॉक्स पे करेंगे और कोरोना नियमों के तहत जिस तरह से कार्यक्रम हो पाएगा वो कार्यक्रम हमेशा की तरह। कल जितेंद्र ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि पायलट जी के साथ कोई वादा किया तो पार्टी को पूरा करना चाहिए। भंवर साहब देखो, इतने सीनियर नेता है, जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी में और गांधी फैमिली के भी बहुत क्लोज है, तो उन्होंने जो बात कही है बहुत सोच समझ के कही होगी। और राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया, उन लोगों की जो आवाज है उसको भंवर साहब ने बुलंद किया है। तो इतने सीनियर नेता ने जो बात कही मेरे हिसाब से अच्छे से कही होगी। आप लोगों की आपके एक साथी हैं वेद प्रकाश सोलंकी, हाँ। वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। मैं पायलट साहब ने भी 2 दिन पहले इस बात को उठाया है। तो जो 5 साल जिन लोगों ने संघर्ष किया, 21 सीटों पर आई हुई पार्टी सत्ता में आई है, तो जिन लोगों का योगदान है उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं पूर्णतः इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो वेद जी ने कहा है
वो ठीक बात कही उन्होंने। तो आपको लगता है कि कमेटी नहीं बनी, 10 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं पायलट साहब ने ये भी कहा कि कितना इंतजार करें, तो आप क्या सोचते हैं? अब जो आला कमान ने जो बात करी है उसको पूरा करना चाहिए। 10 महीने बीत चुके हैं। तौर पर अगर आज हम नौजवान राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान में गांव डाणी तक जाकर इन्होंने संघर्ष किया और प्रत्येक कार्यकर्ता की पहचान करके हम जैसे साधारण परिवार के लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाने का जो बीड़ा उठाया और इसलिए हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज़ बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो आपको लगता है सचिन पायलट जी ने जो बात कही कि कब तक इंतजार करें वो सही? देखिए, सचिन पायलट जी ने पिछले पीसीसी चीफ रहते हुए 6 साल तक बहुत लंबा संघर्ष करके प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाकर इन्होंने कार्यकर्ताओं को एक भरोसा दिलाया कि जो पार्टी 21 सीटों पर सीमित रह गई थी उसको इन्होंने सत्ता में लाने के लिए लोगों के जो भरोसा दिलाया कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तो उनकी सुनवाई करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर पायलट साहब ने जो परसों कहा है तो वो बहुत सही कहा है कि अब काफ़ी समय हो गया, 2.5 साल बीत गए हैं, आने वाले 1 साल बाद में पुनः वापस चुनावों में लग जाएंगी तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब होगी? तो रामनिवास जी, आपको लगता है फिर बगावत हो जाएगी अगर सुनवाई नहीं की तो? अलग देखिए, बगावत जैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को टिकट दिया, आज हम कांग्रेस पार्टी में रहकर हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। फिर बदल होना चाहिए कि मंत्रिमंडल? तो तमाम कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर एक बार फिर से सियासत राजस्थान में क्यों सुलग रही है। तमाम ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल पायलट के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज होने के पीछे मुख्य वजह सचिन पायलट का बयान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस में कथित तौर पर बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जिस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने उन्हें अपनी पार्टी के आंतरिक कलह में दखल न देने की नसीहत दी है। राठौड़ ने ट्वीट किया कि आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया, ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। इसके अलावा पायलट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सचिन पायलट ने 10 महीने पहले उठाए गए मुद्दों पर गठित केंद्रीय समिति द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं होने पर अपनी नाराजगी जताई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं होने से पायलट गुट के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पायलट समर्थक और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज दिया था। इसके अलावा पायलट खेमे के अन्य नेता वेद सोलंकी, रमेश मीणा समेत कई समर्थकों ने सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठाई थी। आलाकमान से भी सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनभेद और मनमुटाव की खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी समन्वय समिति की बैठक नहीं होने से सचिन पायलट गहलोत से खासे नाराज इस समय चल रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनकी बातों को अनसुनी कर रही है, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में सचिन पायलट खुद को फिलहाल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ अहम कारण है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पुण्यतिथि की तैयारियों के साथ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुण्यतिथि कार्यक्रम में अपना शक्ति प्रदर्शन ये विधायक करेंगे ताकि कांग्रेस नेतृत्व को नाराजगी से जुड़े संकेत यहां पर दिए जा सके। तो पायलट के बयान से सियासी सरगर्मी इस समय राजस्थान में बढ़ी हुई है। सियासी संग्राम इस समय साफ तौर पर मरुधरा में नजर आ रहा है। पायलट ने 10 महीने पहले गठित कमेटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। तो पायलट के बयान से सियासी सरगर्मियां इस समय बढ़ गई हैं। गहलोत सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या, ये सवाल इस समय उठ गया है, क्योंकि सचिन पायलट से मिलने उनके सबसे प्रिय 8 विधायक आज घर पहुंचे। हालांकि विधायक जैसे ही बाहर निकले सचिन पायलट के घर से तो उन्होंने कुछ ज्यादा इस मसले पर बातचीत नहीं की। मीडिया ने उन्हें घेर कर तमाम तरह के सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये कह दिया कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि को लेकर हम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी साफ तौर पर
मिल रही है कि अब सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक इस समय काफी नाराज चल रहे हैं। 10 महीने पहले जो कुछ भी वादे किए गए थे सचिन पायलट को, आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट अपनी नाराजगी साफ तौर पर व्यक्त कर चुके हैं और जैसे ही उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, वैसे ही राजस्थान में सियासी उथल पुथल चालू हो गई और जानकारी मिल रही है कि इस समय प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो इस समय काफी एक्टिव नजर आ रही है। सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को मना लिया जाए और किसी तरह की अस्थिरता राज्य में ना आए। इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की सियासत के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर रमेश ठाकुर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। शुरुआत केवल ढींगरा जी आपके साथ। सर, राजस्थान में चल क्या रहा है? आज सचिन पायलट ने अपने घर पर अपने सबसे प्रिय 8 विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं? कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर आदमी को बात कहने का अधिकार है। ये हमारी ऐसी पार्टी नहीं है जो गला घोट देती है किसी भी अपने कार्यकर्ता का या अपने नेता का या अपने उसका। हम तो डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखते हैं और वो मीडिया के माध्यम से नहीं रखना चाहते, लेकिन पार्टी के एक सूल होते हैं कि वो पार्टी की इंटरनल बात जो है इंटरनल प्लेटफॉर्म पे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखी जाए। लेकिन जो लोग इतनी हिमाकत करते हैं कि वो उस प्राइवेट अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के मीडिया का या बाहर जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मामले में कुछ दिक्कत आती है और वो होनी भी नहीं चाहिए। पार्टी का अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और समझदार कार्यकर्ता है तो वो मेरे को लगता है कि वो उसको पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखनी चाहिए, उसको मीडिया के थ्रू अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि पार्टी के अंदर कई तरह की आपसी बात हो, आपसी कुछ दिक्कतें हो, उनको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब सचिन पायलट जी हैं वो बड़े समझदार नेता हैं और वो कोई भी बात रखेंगे तो वो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर ही रखेंगे। और डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक आदमी को बोलने का और बात रखने का अपना अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के अंदर जो चल रही है बात, उसकी ज्यादातर डिबेट नहीं बनती और वो चर्चा का विषय नहीं आता। जिस तरह से हाल ही में मैं देख रहा था, यूपी में राधा मोहन सिंह जो पार्टी के प्रभारी हैं, वो 250 MLA की चिट्ठी जो है वो अपनी दे के आते हैं जो राज्यपाल है वहां की यूपी की, क्योंकि हाल ही में यूपी का इलेक्शन है। राजस्थान का इलेक्शन तो बहुत दूर है, अब तो इलेक्शन का दौर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी चर्चा जो है वो यूपी की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि भाजपा ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है वहां पे। ठीक है, वो चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही केवल ढींगरा जी, क्योंकि बीजेपी के जो, अब आप चाहे उसे मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इतना खुलकर नहीं बोलते हैं जितना आपके नेता बोल जाते हैं। अभी जो समर्थित विधायक है सचिन पायलट के, वो मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, हम कांग्रेस आला कमान से नाराज हैं क्योंकि पिछले 10 महीने से हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कुछ ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की बातें नहीं की जाती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जितना खुलकर आपके विधायक
विधायक और नेता बोल जाते हैं। खैर, ये आपकी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना फ्री छोड़ा हुआ है कि बोल पाते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी में इतना जुबान किसी के नहीं खुल पाती। चलिए डॉक्टर रमेश ठाकुर, अब आपके पास आना चाहेंगे। सर, साफ तौर पर क्या दिखाई दे रहा है आपको राजस्थान की सियासत को लेकर? सचिन पायलट क्या अभी भी नाराज चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी से चल रहे हो या अशोक गहलोत से? प्रियंका गांधी ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की थी पिछले 10 महीने की, अगर हम बात करें, जो कुछ भी हमने सिनेरियो उस समय देखा था। क्या ढाक के 3 बात वाली बात है? अभी तक कुछ नहीं लगा हाथ सचिन पायलट के? जी, मुझे लग रहा ना इस समय जो सचिन पायलट की जो नाराजगी है वो रीजनल नेताओं से नहीं है। मुझे लग रहा है मौजूदा मुख्यमंत्री से नहीं है, वो उनकी जो नाराजगी है हाईकमान से, दिल्ली के नेताओं से है। अच्छा, ये कुछ समय से ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है, जो रीजनल जो लीडरशिप है या रीजनल जो चीजें होती है वो खत्म होती जा रही हैं। सारी की सारी चीजें जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनकी जो कमान होती है वो दिल्ली से सब कुछ तय होती है, जो कुछ होगा दिल्ली से होगा। मुझे लग रहा है ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही है। एक वक्त हमने वो देखा है जब एक रीजनल जब पार्टियां जीतती थी, वो वहीं से उनका मुख्यमंत्री चुना जाता था, वहीं से नेता चुना जाता था, मंत्री संतरी का चुनाव होता था। अब क्या होता है, वो सारी की सारी कमान दिल्ली में होती है। अब फिर बात आ जाती है कि सचिन पायलट दोबारा से 10 महीने के बाद में फिर ये जो विरोध के सुर है वो क्यों उठ रहे हैं, तो इसके पीछे और इनके कारणों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक रेलिवेंसी ये बनती है और टाइमिंग ये बनती है, क्योंकि जिस समय उनके दोस्त कहने या उनके साथ में एक युवा पीढ़ी के जो नेता कांग्रेस में है, जितिन प्रसाद, जो कल वो भाजपा में चले गए, तो उससे कुछ लोग जोड़ के देख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी इसमें क्या करती है? बीजेपी, आपको पता है, बीजेपी तोड़ने में, जोड़ने में, इधर सरकार गिराने, इसके लिए कुख्यात हो चुकी है बीजेपी। अब उनको एक अंदर से एक ऐसे मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि हो सकता है सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाए, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं आ रहे, उनकी कोई बात नहीं चल रही है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, पार्टियों में मनमुटाव होता है, नेताओं के साथ में मनमुटाव होता है, मनभेद भी होता है। अब 10 महीने पहले जिस तरीके से सचिन पायलट की मीटिंग हुई थी दिल्ली में आके, उनकी मीटिंग सोनिया जी से भी होती है, राहुल गांधी से भी होती है और प्रियंका जी से भी होती है, 2-4 और नेताओं से होती है। एक खाका बना था कि अब आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, तो उन्होंने खुद मना कर दिया, ठीक है मैं डिप्टी सीएम नहीं रहूंगा। कुछ चीजें उनको, संगठन की चीजें उनको दे दी गई, सरकार की कुछ चीजें दे दी गई है। मुझे लग रहा है अब अशोक गहलोत साहब उन चीजों पे बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के सामने अगर देखें, सचिन पायलट की कोई राजनीतिक ज्यादा एक अनुभव नहीं है, उनके मुकाबले कुछ नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट कोई जमीनी नेता नहीं है। आज भी आप ये कोई नहीं कहेगा कि वो जमीनी नेता है, वो एक अनुकंपा के आधार पे या विरासत के पोटरी से निकले हुए नेता हैं। तो ये सारी कुछ चीजों को देख के कभी कभी अशोक गहलोत को ये लगता है जो मेरे साथ में जो फाइट करता है, या ईगो की प्रॉब्लम हो या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे लगा वो नेता बहुत छोटा है सचिन पायलट। ठीक है सर, विरासत की बात यहाँ आपने की, तो अब इस पर तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं। विरासत को लेकर अगर कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो आप भी जान रहे हैं किस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत के बारे में। देश के अलग अलग राज्यों में इस समय कांग्रेस अंदरूनी कलह से गुजर रही है। इसी बीच अब राजस्थान में भी इसी तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि फिलहाल राजस्थान की सियासत में चल क्या रहा है। आपको हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि पायलट के बयान ने इस समय सियासी सरगर्मियां राजस्थान में बढ़ाई हुई है। जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी। इस सबके बीच अब राजस्थान में भी हलचल शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अपने आवास पर समर्थक विधायकों के संग बैठक करते नजर आए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर रही। तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजेश पायलट की जयंती है, ऐसे में सचिन पायलट किस तरह से यहां कार्यक्रम आयोजित करेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर यह चर्चा की गई। लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पाला बदल लिया है और अब वो अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। लेकिन इस बीच विश्वेंद्र सिंह भी गुरुवार को सचिन पायलट के घर पहुंचे और इन अटकलों पर विराम लग गया। सचिन पायलट का कहना है कि वह साथी विधायकों के साथ बीजेपी के खिलाफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मसले पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर मंथन कर रहे हैं। उनके घर राकेश पारिक, विश्वेंद्र सिंह जैसे विधायक आज पहुंचे, जहां उन्होंने काफी देर तक उनके साथ चर्चा की। सचिन पायलट की नाराजगी को लेकर हो रही चर्चा पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना है कि इस मसले को पार्टी के द्वारा सुलझा लिया जाएगा। पार्टी में कई बार आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन बातचीत के जरिए हल निकल जाता है। आलाकमान से काफी खफा है सचिन पायलट। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के जो मनभेद हैं अशोक गहलोत के साथ, वो हमेशा से चर्चा में ही रहते हैं, लेकिन पिछले बीते कुछ समय से दोनों के बीच में सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। इस मसले पर फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी, बात हाथ से तो नहीं निकल जाएगी, समय रहते सुलझा लेंगे सारा मसला। कहीं जितिन प्रसाद की तरह बात हाथ से निकल जाए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि सचिन पायलट हमेशा ये कहते रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होने जा रहा। सचिन पायलट जी से ही पूछ लेना चाहिए, फिर डिबेट करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने खुद ही कहा कि जो ये डिबेट है या जो ये विषय है, इसके बीच में वो जो बात कर रहे हैं वो पेट्रोल डीजल के विषय पे मीटिंग बुला रहे हैं। अगर वो पेट्रोल डीजल पे विषय पे मीटिंग बुला रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई, पेट्रोल डीजल का हाल आज पूरे देश में कहाँ पे है। और जहां तक आपने विश्वेंद्र सिंह की भी बात करी, वो इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, तो ये पार्टी में एक दूसरे को मिलना जुलना चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा जो चुनाव है वो अगले साल में यूपी का है, और बीजेपी ने तो अपनी कमर कस ली कि हम तो चुनाव मंत्रालय लड़ते हैं, इनका काम ही चुनाव लड़ना है, इनका काम कोई देश का विकास करना तो है नहीं। और ये चुनाव लड़ने के लिए ही अपना अगला चुनाव खोजते हैं कि अब किस समय आएगा तो हम अपने सारी जो है तैयारी इसके पीछे लगे कि हम अगला चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम पे कैसे करेंगे। तो इनका तो मामला ही यही है। और आपको ये 2 पॉइंट में एक इसके साथ साथ और बताना चाहता हूँ। जिस तरह से योगी के 250 चिट्ठी लिख दी इन्होंने, और इसके साथ साथ एक इलेक्शन कमिश्नर है जो हाल ही में बनाए गए हैं, वो देखिए आप, बड़ी मजे की बात है कि वो IAS जो है वो
योगी सरकार के अंदर वो सेक्रेटरी लेवल पे थे और उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो ऐसे आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है जो पहले ही योगी के साथ है, और उस आदमी का काम जो है अगले साल जब चुनाव आएगा तो उस चुनाव के अंदर वो डायरेक्ट फायदा ले सके। इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो जिन्होंने योगी के अंडर काम किया है वो इलेक्शन कमिश्नर है। आप ये देखिए, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो इस समय एक इलेक्शन कमिश्नर बनाए हैं वो बड़ी स्ट्रैटेजी से बनाए गए, और उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसा आदमी बनाया जाए जो ऑलरेडी योगी की बात मानता हो और उनके साथ अंडर में काम किया हो। ऐसा इलेक्शन कमिश्नर देश को मिल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं। और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट का विषय नहीं। और आज को ये भी बताऊं, योगी की अगर 250 लोगों की चिट्ठी राधा मोहन सिंह जो कि यूपी के बीजेपी के प्रभारी हैं, केवल ढींगरा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने परिवार की समस्याओं पर ध्यान दें, अन्यथा कि उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता कि सचिन पायलट एक बार फिर से कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं, जो 10 महीने पहले हुआ वो फिर से ना दोहरा दिया जाए? अभी आज तो सोनिया गांधी को वो 3 सदस्यीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है पंजाब को लेकर, जो डिस्प्यूट इस समय चल रहा था। तो इन चीजों पर कांग्रेस कब ध्यान देगी? भारतीय जनता पार्टी पर हर वक्त अगर आप निशाना साधते रहेंगे, अच्छी बात है, साधिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन अपना कुनबा किस तरीके से आप समेट कर रखेंगे, इस पर चर्चा कब करेंगे? पल्लवी जी, मैं आपको वही कह रहा हूँ, कांग्रेस एक समुद्र है और बहुत बड़ी पार्टी है। इसके अंदर हर एक आदमी को डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात रखने का, मीटिंग बुलाने का, अपनी बात को रखने का और कहने का। हम वो पार्टी नहीं है जो एक आपको पंजाब के अंदर एक जो भैंस होती है ना, उसमें गल घोटू की बीमारी होती है। हम गल घोटू की बीमारी नहीं पालते, ना हम रखते हैं इस तरह से। ये बीजेपी का काम है। आज देखिए, जो राधा मोहन सिंह है, प्रभारी है यूपी के, ये 250 जो एमएलए है बीजेपी के, उनकी चिट्ठी देते हैं गवर्नर को कि ये लोग जो है योगी की मुखालफत पे हैं। इसका मतलब सरकार गिर गई। कोई चर्चा है? सरकार गिरने की चर्चा कहाँ है और इसके बारे में चर्चा कहाँ है? मीडिया को भी ये तो बात समझनी पड़ेगी ना कि कहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है सर, अगली बार हम यही देखेंगे कि किसकी चिट्ठी कहाँ पहुंची है और ये मसला कितना बड़ा है। लेकिन आज का मुद्दा हमने सचिन पायलट रखा सर, अगली बार हम इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आप इत्तेफाक रखते हैं केवल ढींगरा जी की हर बात से, और सवाल ये भी कि सचिन पायलट अभी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उनके विधायकों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, वो चर्चा का विषय नहीं है, वो गंभीरता नहीं है? नहीं, ढींगरा जी की बात भी ठीक है, बेचारे वही, इनकी तो बातें वैसे ही लग रही है कि जब जब एक टीम विरोधी पक्ष से जब मैच हार जाती है तो हारने के बाद यही कहती है कि नहीं हम तो जीत तो जाते, लेकिन उन्होंने बॉलर बहुत तेजी से लगा रखे थे, उनकी बॉल टेढ़ी वेढ़ी आ रही थी, उसकी वजह से हमारी टीम हार गई। एक्चुअली आपको राधा मोहन पे नहीं जाना, उनकी चिट्ठी पे नहीं जाना, ये स्थिति जो बन चुकी है
आप लोगों के लिए, आपके कुनबे के लिए, आपके पार्टी के लिए आपको उनको बांध के रखना है, उनको यथावत रखना है, क्योंकि आगे फिर 4-5 राज्यों में चुनाव आना है, आपको फिर चुनावों में जाना है। उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, इसमें आपको दमखम दिखाना है। ये तो बहुत अच्छा मौका आपको दे दिया जितेंद्र प्रसाद, जिस तरीके से आपकी पार्टी में छोड़ के चले गए, वो भी बहुत कदावर किसी नेता के बेटे हुआ करते थे। जितेंद्र प्रसाद, उनकी माता कांता प्रसाद थी। तो आपको ये बताने का बहुत अच्छा मौका मिल गया कि इस समय जो नेता जितने भी मौका परस्त होते हैं, जो कांग्रेस में थे वो दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, ये बताने का आपको मौका मिल जाएगा। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा इस समय ये है कि 10 महीने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि सचिन पायलट ने फिर वही बगावती सुर अपनाने शुरू कर दिए जो कभी उन्होंने उठाए थे। क्योंकि उस समय तो जब ये सारी चीजें उठी तो ये लगने लगा कि नहीं, अब सरकार यथावत रहेगी, सरकार आगे चलती रहेगी, कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन 10 महीने के बाद ऐसी क्या रेलेवेंसी बन गई कि वो चीजें फिर आपसे उठने लगी। अब ठीक है, आप बहाना कितना भी करो कि उनके फादर के फोन पे थी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारी बहाने आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कहते ना जब आग लगती है तो उसका धुआं निकलना जरूरी हो जाता है। और सियासत में कोई चीज ऐसी नहीं निकलती है, सियासत की चीजें तभी बाहर निकल के आती हैं कि अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये सब पता है, जग जाहिर है कि दोनों नेताओं में, चाहे गहलोत साहब हो गए या सचिन पायलट हो गए, दोनों नेताओं में पटती नहीं है, दोनों गुट बने हुए हैं, वो गुटों से अलग बात होती रहती है। हाँ, ये जो मीटिंगें हुई आज उन्होंने करी 8-10 विधायकों के साथ, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। हो सकता है उनके पक्ष के विधायक हैं, वो एक जनरल एक सौगात के तौर पे वो मिलते हैं, अपनी बातें करते रहे, लेकिन हाँ, अब वो चीजें देखी जाएगी कि ये चीजें तभी क्यों हो रही है जब विरोध के सुर फिर उठने लगे। तो मुझे लग रहा है कि उसकी टाइमिंग को लेके कहीं ना कहीं संदेह और सुबह तो होता ही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात पल्ली जी ये है कि आपको एक जब टॉनिक दे दिया गया था 10 महीने पहले दिल्ली से कि आपको अब चुप रहना है, आपको अब आगे काम वो करना है जो हम आपको कहें, ये उस समय तय हुआ था ऑन रिकॉर्ड और एक बंद कमरे में सचिन पायलट के सामने। लेकिन सचिन पायलट ने भी उस समय एक चिट्ठी दी थी, कम से कम 10-8 ऐसे मुद्दे थे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सरकार चलाने के लिए। एक पीडब्ल्यूडी का बहुत मसला था, कुछ और भी एक ऐसे कार्य थे, उन कार्यों पे इसमें अगर सचिन पायलट आवाज उठाते तो मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि जो बातें उनके सामने हुई थी, उनको जो कही गया था कि ये हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, अगर वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मुझे लग रहा है ये सवाल उठाना जाहिर है और बनता भी है। लेकिन इस समय ये चीजें आ रही हैं कि हो सकता है कि विरोध इतना ना बढ़ जाए कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह या फिर जितिन प्रसाद की तरह फिर भी अपना दूसरा कोई रास्ता अपना ले। मुझे लग रहा है इसमें कांग्रेस को उच्च स्तर के नेताओं को, उनकी बड़ी लीडरशिप को सचिन पायलट से समय रहते बात करनी चाहिए, उनकी जो समस्या है उन पे ध्यान देना चाहिए, उनके समाधान की तरफ मुझे लग रहा कोई रास्ता निकालना चाहिए। पल्लवी, ठीक है। केवल ढींगरा जी, तथाकथित G23 नेताओं को लेकर आपका क्या विचार है? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ सर, मैं पहले कह रही हूँ कि तथाकथित G23 नेता जिनके लिए बार बार ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस से इस समय नाराज चल रहे हैं और वो बार बार अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये G23 वर्ड किसने दिया है। कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुराने टाइम पे अगर किसी ने कोई चिट्ठी लिखी कि हमारा प्रधान चुना जाना चाहिए और वो सभी के सभी सीनियर नेता हैं, अगर उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी तो आपने उनको G23 बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ ये बीजेपी की चाल रहती है, बीजेपी की शरारत रहती है कि ऐसे काम करना। और जहां तक वो बात थी, उस बात को गए हुए आज कई महीने बीत गए, कई साल होने जा रहा है, तो ये तो बात ही खत्म हो चुकी है। ना कोई वो चिट्ठी की बात है ना कुछ और है, क्योंकि हमारा इंटरनल प्रोसेस जो है वो अब जो हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी हैं वो अपना सुचारू रूप से कर रहे हैं और चुनाव जो है इंटरनल पार्टी का हो रहा है, तो उसमें तो चुनाव हो जाएगा, उसमें प्रधान चुना जाएगा, जो भी होगा। अभी आज की डेट में हमारी सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा है और जिस समय चुनाव हो जाएगा उस समय एक नया अध्यक्ष जो है वो पार्टी को मिल जाएगा। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी सर, भंवर जितेंद्र सिंह भी अब इस मसले में कूद पड़े हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है सचिन पायलट को। वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बातों को ना सुनना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भंवर जितेंद्र सिंह तो सर छोटे मोटे नेता भी नहीं है।
देखिए सारे ही बड़े नेता हैं, और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़े नेता थे, जो मेन सिंधिया जी थे उनके बेटे थे, और जतिन प्रसाद जी भी जो थे वो भी जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे थे, तो बड़े नेता तो वो थे, और ये भी बड़े नेता ही हैं। हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी में जो बंदा चार बार मंत्रालय दिया गया जतिन प्रसाद जी को, वो भी बड़े ही नेता थे, क्योंकि जिनको 2004 से लेके 14 तक 4 मंत्रालय दिए गए, और वो भी बड़े नेता हमारे लिए थे। लेकिन उनको ये लगा कि जब 14 के बाद वो अपनी सीट से उतर गए और ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी, तो उनको ये लगा मन में कि हम जो है कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये बड़े नेता की लिंक है, या बड़े नेता की बात रखना है, या मेरे हिसाब से ये छोटे नेता की बात रखना है। अभी आप किसी समय आप सत्ता में भी होते हैं राजनीति में, और तब आपको सर्व करना होता है, और कभी आप विपक्ष में भी होते हैं, तब आपको सरकार जो चल रही है उसको चेताना भी होता है और उसको समझाना भी होता है, और आपको अपनी बात और अपनी समझ बूझ को रखना भी होता है। तो इसमें अगर जहां तक पार्टी का विषय है वो आप इंटरनल उस पर नहीं अगर रख पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो है समझदार ही नहीं है। जिस तरह से जतिन प्रसाद जी के जो 8 साल के जो वर्ड की बात कल आई थी परसों, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े नेता नहीं है, ये ऐसे नेता हैं जो समझ बूझ के नेता नहीं है। उनको ऊपर से बना बनाया मिला, और उन्होंने बना बनाया खाया, जिस समय ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी और वो कर नहीं पा रहे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और जतिन प्रसाद जी भी, ये वहां पे मध्य प्रदेश में और आप क्या समझते हैं, ये मुख्यमंत्री के दावेदार बना देगी बीजेपी इन दोनों नेताओं को? ये कहीं नहीं रहेंगे, और इनको फिर कांग्रेस याद आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने। यही सवाल मैं पूछने वाली थी वैसे डॉक्टर रमेश से, कि क्या वाकई में इन दोनों नेताओं को कुछ अच्छा मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी में जाकर? बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर ठाकुर, आपके पास ही आना चाहूंगे। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े जोश के साथ वहां पर गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ है। वो जिन उम्मीदों को लेकर गए थे, मुझे नहीं लगता कि उतनी उम्मीदें उनकी पूरी हो पाई होंगी। और जितिन प्रसाद को भी अगर कहा जाए तो योगी का विकल्प तो वो नहीं ही हो सकते हैं। डिप्टी सीएम भी उन्हें मिलेगा या नहीं ये भी पता नहीं, या हो सकता है कोई और पद भी उन्हें दे दिया जाए। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए क्या सचिन पायलट अभी से स्थितियां भांप ले रहे हैं, इसलिए वो बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये कह देते हैं कि मैं बीजेपी में तो कभी शामिल नहीं होऊंगा? डॉक्टर रमेश, आवाज मिल रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज जी आ रही है सर, बताइए। जब क्या हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब वहां पे बीजेपी का दामन थामने की उन्होंने कोशिश करी थी या मन बनाया था, उसके बाद में कुछ नेताओं से उनकी बात भी हुई थी दिल्ली में। लेकिन बात होते हुए राजनीति में होता क्या है पल्लवी, बातें तो बहुत सारी हो जाती है, मुझे लग रहा है उसको कोई निभा नहीं पाता है, उसको कोई आगे चला नहीं पाता है। अब बात आ जाती है ये जितिन प्रसाद जिस तरीके से कल गए, उनको ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा है। अगर इस लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के बड़े नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे ब्रजेश पाठक हो गए, चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हो गए, कई सारे ऐसे नेता हैं। तो उस हिसाब से तो उनकी बिसात नहीं बिछ पाएगी। लेकिन हाँ,
ये सबसे भाजपा को सिर्फ ये लगता है कि हमने कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्यादा तोड़ लिया, उससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, उससे राहुल गांधी कमजोर हो जाएंगे, सोनिया गांधी कमजोर हो जाएगी और राज्यों में और स्टेट में उनकी सारी जो कार्यकर्ता उनका मनोबल टूट जाएगा। उनका मकसद ये होता है, लेकिन ये सही बात है। मुझे लग रहा आज नहीं 1 या 2 साल के बाद में इनका जो मन है फिर बदलेगा। इनका मन इसलिए बदलेगा क्योंकि जिस एक इज्जत पाने के लिए या जिस ओहदे के लिए लोग वहां पे गए हुए हैं, तो मुझे लग रहा वहां मिलना बड़ा आसान, इतना आसान नहीं होगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे तो चलो कल गए हुए, लेकिन जब उनका उदय होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी में, उस समय सरकार भी थी उनकी, सब कुछ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो चीजें नहीं मिल पाई जो उनको चाहिए थी, जो उनके मन में इच्छा थी। आज का समय ये है, ना वो मीडिया में आ रहे हैं, ना पार्टी दिल्ली में जब बड़ी उनकी मीटिंग होती है भाजपा नेताओं की, ना उनको बुलाया जाता, ना वो खुद से भी आते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां मुझे लग रहा फिर कमबैक करेगी और फिर रोल बैक होगी। और सारी चीजों को देखते हुए अगर इन दोनों के नेताओं को देखते हुए अगर सचिन पायलट समय रहते अगर सीख जाएं, समय रहते अगर ये सारा डिसीजन ले लें कि आगे जाने से हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नफा नुकसान हो सकता है, तो मुझे लग रहा है उनके लिए फायदे हो सकते हैं। पल्लवी, बिल्कुल, ये नफा नुकसान देखकर ही शायद वो जब हम पिछले दिनों की बात करें, 10 महीने पहले जो कुछ हुआ, उन्होंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया था। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो इतना पीछे पड़ी हुई थी राजस्थान में, उनके ऐसा लग रहा था कि वो कल ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या वो ज्वाइन करवा लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। समय रहते समझ गए सचिन पायलट। यहाँ पर एक सवाल मेरा केवल ढींगरा जी आपसे ये है, सचिन पायलट सरीखे नेता क्या आप लोगों के लिए सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं, जो समय समय रहते पिंच करते हैं, और वो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी मांगे मान ली जाएं, लेकिन आला कमान के लिए ये कितनी सरदर्दी की बात है। एक तरफ आप अभी पंजाब के मैटर पर ही अभी लड़ रहे हैं, सुलझ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में राजस्थान भी आ गया, तो यह आप लोगों के लिए कितनी सरदर्दी का काम हो जाता है? पार्टी के अंदर हर आदमी बढ़ने के लिए आगे चलता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सचिन पायलट जी की अभी जिस हिसाब से उनसे बहुत सीनियर नेता राजस्थान के अंदर हैं, तो ये समझता हूँ कि अभी उनका टाइम है बहुत सारा। तो अगर वो ऊपर के बड़े नेता जो है कल को दूसरी पोस्टों पे जाएंगे तो या दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, तो नेचुरली है कि जो जूनियर होगा वो कल को सीनियर होना ही होना है। और ये बात समझनी चाहिए नेताओं को, और ये बात ज्योतिरादित्य को भी नहीं समझी उन्होंने, या जतिन प्रसाद जी भी नहीं समझी है। और आपको बताऊं अल्टीमेटली वो उनको भी समझ में आएगी, जो मैंने आपको बात पहले कही थी कि सेंट्रल मिनिस्टर तो रह चुके दोनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रह चुके और जतिन प्रसाद भी रह चुके। अब क्या या तो उससे ऊपर जा यूपी के सीएम बनेंगे और एमपी के सीएम बनेंगे, या फिर वो पीएम के कैंडिडेट बनेंगे। ना तो वो पीएम के कैंडिडेट को ही बनाएगा उनको, ना सीएम के कैंडिडेट बनाएगा, तो फिर उनके पल्ले और क्या रहा। तो आप ये बताएं कि उनको वापसी का रास्ता ही दिखेगा। दूसरी तरफ हाल ही में एक उदाहरण भी दे देता हूँ आपको, जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ और जिन नेताओं को बीजेपी ने हायर किया था, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे वो टीएमसी के थे, वो सारे के सारे नेता आज दोबारा जो है अपनी पार्टी बीजेपी को छोड़ के फिर दोबारा दूसरी पार्टियों में भागना चाहते हैं। तो ये तो सीधा ही उदाहरण है। और आपको सुन के हैरत होगी कि 33 एमएलए की चर्चा जो है सोशल मीडिया पे चल रही थी कि 33 बीजेपी के एमएलए पार्टी छोड़ना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उनमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है केवल ढींगरा जी। यहाँ तो तक खबर है कि मुकुल रॉय अब खुद वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं, इतनी तक खबर अभी निकल कर आ गई है सामने। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को ये दोहरा रहा हूँ कि ये लोग जो है बीजेपी के जो लोग हैं, ये किस तरह से फुलाव दिखाते हैं, किस तरह से लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। और जतिन प्रसाद जी जैसे सीनियर नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सीनियर नेता भी अगर इनके इस तरह के झांसे में आ जाते हैं बीजेपी के, तो मुझे लगता है कि फिर उनको समझ नहीं है दोनों को। इतने सीनियर नेता होने के बावजूद, सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बावजूद, फिर उसका मतलब उनको उनकी समझ में फर्क आ गया ना। पार्टी का तो कोई इसका मतलब ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ केवल ढींगरा जी, लेकिन सवाल मेरा अभी भी बरकरार है। सचिन पायलट की जो मांगे हैं, 10 महीने का समय बहुत होता है, उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अगर आप उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी बातें अगर आप नहीं सुन पाएंगे जो कि वो कह रहे हैं कि जायज है, तो वो बीच बीच में इसी तरीके से अपने विरोधी स्वर उठाते रहेंगे। नहीं, देखिए फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर ही ठीक लगती है। और उनको भी अगर प्रमोशन मिलेगी तो पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेगी, मीडिया पे तो मिलेगी नहीं। पहली बात इसको मैं क्लियर बता दूं।
और ये बात जो है, अगर मान लो कोई बात उनकी चल भी रही है या उनके एमएलए मुखालफत कर भी रहे हैं, कुछ उनके समर्थक एमएलए जो आप कह रहे हैं जिस तरह से, तो वो भी मैं समझता हूँ कि उनको भी प्रियंका गांधी जी ने बुलाया है, तो मे भी उनके साथ बैठ के बातचीत हो जाएगी और पार्टी। चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि समय रहते ही ये जो भी समस्या है उसका समाधान निकल आए, ताकि आपके लिए किसी तरह की कोई आने वाले समय में दिक्कत ना खड़ी हो। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम